स्टार्टिंग शायद मुझे बचपन से हुआ है। अच्छा। और ये मेरी माँ की वजह से आया। मुझे फूड से कभी थकान ही नहीं हुआ। एकदम खुला विचार का आदमी। हाँ। मैं बोला कि देखिए हम शादी करना चाहते हैं। उनके लिए बड़ा शौक था ये चीज की। ऐसे तो नहीं होता कि कोई डैड बोलता है शादी करना चाहते हैं। कोई प्रपोजल नहीं, सीधे नहीं, डायरेक्ट आपको शादी का शादी ऑफर करना है। 13 से 15 सेंचुरी के आसपास जो है आयरलैंड में जो है आलमंड, क्लोव्स, डेट्स, लेकिन जो पहला रेस्टोरेंट यहाँ पे 17 सेंचुरी के आसपास स्टैब्लिश हुआ था आशीष दीवान जी की, जो कि जयपुर वाले, और निशित टाक जी की, जो कि रसम वाले हैं। उर्वा रुक में वो बंधनात् मृत्यु और मोक्ष मामृतात्। वो उर्वा रुक का मतलब होता है कि कुकुम्बर। अब मैं एकादशी करता हूँ, अगर वो खाना फ्राई पैन कितना घुमा रहा है वहां से बोल देते हैं कि इतना मत घुमाओ, लग जा रहा है। 124 से आज का जो मेरा वजन है वो है 86। माय गॉडनेस। बोलते ये लोग क्या खा रहा बताओ, मैं भी वही खाऊंगा। अलग से बड़ा सा रैक बना हुआ। योगर्ट में आप जैसे भुना हुआ जीरा डालेंगे ना, तो उसका जो फैट का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। अब आज का जो रेशियो है 50% का है। हाँ। फूड के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। बहुत। Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Vanakkam and Jiyagwich. My name is Yogi Raj and you're watching another episode of Yogi Talk Show. त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ये रुद्र मंत्र आपने बहुत बार सुना होगा। ये जो है ऋग्वेद के 7th मंडल के 59th सूक्त के 12th मंत्र से इसका ओरिजिनेट होता है। इस मंत्र की एक स्पेशल चीज मैं आपको बताता हूं, पूरी मीनिंग में न जाने के बजाय। इसमें एक वर्ड यूज होता है उर्वारुकमेव। उर्वारुकमेव का मतलब होता है कि मेलन या कुकुम्बर। इस पूरे मंत्र का सार ये है कि ये जो त्रिनेत्र वाले जो शिव हैं, या जो तीनों कालों में प्रेजेंट ईश्वर है, वो हमको हर तरीके से स्वस्थ करे। और कैसे स्वस्थ करे कि हमको पूर्ण आयु मिले। और जिस तरीके से एक ककड़ी ये और मेलन जो है, जब वो राइप होता है, पूरा पक जाता है, अपनी लता से टूटता है, ठीक उसी तरीके से हम इस मृत्यु के बंधन से मुक्त हों और लिबरेट हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसमें जो ये मेलन और कुकुम्बर का जो यूज किया है वर्ड का, इसको जो फूड इंडस्ट्री हमेशा इसका एक रेफरेंस लेके ये बोलती है कि 15,000 साल पहले से भी जो ऋग्वेद, जिसकी ओरल रिसाइटेशन होती रहती थी, उस ऋग्वेद के इस मंत्र का ये जो पर्टिकुलर उर्वारुक में वर्ड है, वो ये दर्शाता है कि भारतीय सिविलाइजेशन के पास वेजिटेशन की जो नॉलेज थी, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और फूड की जो नॉलेज थी, वो हजारों साल, 15,000 साल से भी पुरानी थी। इसके बाद हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, जो कि अब 9,000 ईयर्स तक ट्रेस हुई है, उसमें तरह तरह की क्रॉप्स का हमने जो है इन्वेंशन किया, उसमें हुई। और वहाँ से जो हमारी जर्नी चालू हुई, हमारे ईश्वर को 256 भोग हम लगाते हैं। 256 डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज जो है हम ईश्वर को देते हैं। इस तरीके से हमारे 29 स्टेट्स में हर स्टेट का अपना एक फूड है, एक कल्चर है। तो ऐसे हजारों हजारों डिशेस जो है हमारे इस कल्चर से ओरिजिनेट होती है। तो ऐसे में जब हमारा कोई भी भारतीय भारत छोड़ता है, विदेश आता है, तो सबसे पहले वो अपने इस व्यंजन को, इस फूड के आर्ट को बाहर लेके आता है, एक रेस्टोरेंट सेट करता है। तो यूरोप के एक बहुत बड़े यूरोप में एक जो छोटी कंट्री है आयरलैंड, जिसकी पॉपुलेशन करीब करीब 5 मिलियन है, वहाँ पर भी करीब करीब 100,000 इंडियंस आज की डेट में रह रहे हैं। उसमें से जो है फूड की उसकी जो जर्नी है, उसको इस ब्लॉग में हमने इस पूरे टॉक शो में ट्रेस करने की कोशिश करी। ऐसे में मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस फूड इंडस्ट्री को ना केवल जानता हो, फूड जिसके लिए पैशन हो। मैं ऐसे आदमी की ढूंढ रहा था। पिछले कुछ साल से मैं ऐसे एक परिचित से मिला जिनका नाम है मनीष कुमार शर्मा, जो कि बिहार, अब जो झारखंड जो है वहाँ से आते हैं। ये अपने 7 साल की उम्र से फूड के लिए जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चुके थे। इनका जो फूड का इंटरेस्ट तब से डेवलप हो चुका था। वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी फूड में ही आगे बढ़ाई, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अपनी जो है ग्रेजुएशन करी। फिर उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल जर्नी शुरुआत की, वो ताज है और रामबाग पैलेस है, स्वर्ण महल है, ताज, गैंजेस वाराणसी, रेडिसन
उन सब में काम करते हुए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। फिर आयरलैंड में आए और आयरलैंड में एक बहुत प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट हुआ करता था 1990s के आसपास से जो चल रहा है, उसका नाम है रसम। उसमें इन्होंने 10 साल काम किया। उसके बाद इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट रश नाम की एक जगह पर हल्दी बाई मनीष खोला। इस पूरे टॉक में आपको मज़ा आएगा कि उनको एक बहुत अच्छा पैशन है फूड के बारे में, वो आयरलैंड की इंडस्ट्री को समझते हैं। हमारा ये कोशिश है कि हम आयरलैंड में जब रह रहे हैं, यूरोप के इस कंट्री में, हम अपने हीरोज़ को, अपनी जो कम्युनिटी में जो लोग हैं जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं लोकली, जिन्होंने इसमें एक्सेल करा है, हम ऐसे लोगों को बाहर ला के उनकी स्टोरीज बता के अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो इस टॉक शो में आपको उनके साथ बात करके लगेगा कि एक बंदा आपको ऐसा मिला जो फूड के लिए पैशन रखता है। तो इसी पैशन को हम दर्शाने के लिए आज की इस टॉक शो की शुरुआत करते हैं। तो आप जो है इसको आराम से बैठिए और टॉक शो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि वीडियो अगली आपको तुरंत मिल सके। सारे लोगों को इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए। चलो शुरू करते हैं आज की योगी टॉक शो। नमस्ते मनीष भाई। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। योगी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। रश का एरिया है यहाँ पर जो है, थोड़ा सा आज ट्रैफिक में आते टाइम मुझे बहुत एक ओवरलोड ट्रक मिलेगा, उसकी वजह से थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी इन द पार्किंग। तो कैसा चल रहा है बिजनेस फिर आपका? बिजनेस अच्छा है, ठीक चल रहा है। थोड़ा अभी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम तो नहीं है, लेकिन हम छोटे बिजनेस जो है वो ठीक है, फैमिली बिजनेस है। तो एक गांव में है और एक दूसरे को सब जानते हैं यहाँ। तो बेस्ट पार्ट है कि सिटी में क्या है कि बहुत प्राउड है और रिपीट गेस्ट वहाँ उतना नहीं, वॉक इन कस्टमर ज्यादा है वहाँ। और छोटे शहरों का, छोटे गाँव का, शहर का सबसे अच्छा ब्यूटी है। और मैं जो चूज किया रश को, क्योंकि वो सब रिपीट लोग हैं, बाय नेम मुझे भी जानते हैं, मेरे बच्चे के भी नाम को जानते हैं, और वो जानते हैं। कभी कभी ऐसा है कि उनको मेन्यू नहीं चाहिए होता है टेबल पे। अच्छा। उनको पता है, मुझे पता है उनको क्या खाना, उनको पता है कि वो उनको मैं क्या खिलाऊंगा। तो ये जो पैशन है आपका फूड के लिए, खाने के लिए, कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्टिंग शायद मुझे बचपन से हुआ है। अच्छा। और ये मेरी माँ की वजह से आया। अच्छा। क्योंकि मैं अपनी माँ का हेल्पर था और मम्मी कभी भी कुछ खाना बनाएगी या कुछ भी, कोई मेहमान आ गए, तो मैं घर में चूंकि सबसे छोटा था 5 भाई बहनों में और चंचल भी था, तो माँ मुझे हमेशा अपने साथ रखती थी कि और ये करो, ये बनाओ, ऐसे कर लो, वैसे प्लेट को रखो। और वहां से मुझे पता चल गया कि मुझे इसी में कुछ करना है। रियली? ये किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? ये मैं शायद 7-8 ईयर का हूँगा। 7-8 ईयर्स का? वाह। और ये कहाँ की बात है भारत में? ये मैं उस समय, हम लोग अभी उस समय तो बिहार हुआ करता, झारखंड धनबाद में, जमशेदपुर में था। उस समय जब मैं छोटा था तो धनबाद में था। एक भारत कोकिंग को लिमिटेड है वहाँ। बहुत बड़ी कंपनी। तो वहाँ मेरा बर्थ भी वहीं हुआ। अच्छा। और बाद में हम लोग जमशेदपुर शिफ्ट किए, लेकिन पहले हम लोग धनबाद में ही थे। अच्छा अच्छा। और वहीं से मेरा ये फूड जर्नी देखा जाए तो मेरा वहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि मेरी मम्मी और मेरा एक ऐसा रिलेशन था कि खाना क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो छोटू क्या बनेगा, आज क्या बनना है। और मैं बड़ा एक्साइटेड होके बोलता था, सब लोग उस पे हंसते थे। लेकिन हमको वो नहीं पता था लोग हंस रहे मेरे पे। हमको पता था कुछ तो मेरे में क्वालिटी है जो मुझसे जानना चाह रहे हैं कि खाना आज क्या, खाना कैसा होना है। क्या बात है। और धीरे धीरे करते करते मैं फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद IHM भुवनेश्वर से मैं किया, उड़ीसा से। अच्छा। 4 ईयर का डिग्री किया। और ये डिग्री किस फील्ड में थी? नॉर्मल थी? ये डिग्री जो मैंने किया होटल मैनेजमेंट में ही किया। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में। क्या बात है। वाह। मेरे भाई और मेरी मम्मी का कहना था कि तुमको जिसमें इंटरेस्ट है, कभी मेरे पे दबाव नहीं हुआ घर पे कि तुमको ये करना है, वो करना है। अच्छा। ये था कि तुमको किसमें इंटरेस्ट है। अच्छा। तो शायद मेरे सब गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे फैमिली में, सिस्टर, मेरे भाई सब उसमें ही है। लेकिन मुझे वो लोग शायद पहचान देते कि इसको गवर्नमेंट में नहीं जाना है और इसका पैशन फूड में है। फूड में पैशन है। और उस समय से मुझे लगा कि यही करूंगा। मैं ज्यादा अपने आप को हासिल नहीं की। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो बाय चॉइस, बाय अपने नेचर से अपने उस प्रोफेशन को चूज करते हैं। और यही कारण है कि आज भी मैं थकता नहीं हूँ काम के बाद।
क्या बात। और आज भी मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाता हूँ, घर में जाके अपनी वाइफ के लिए खाना बनाता हूँ। इतना काम करने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फूड से कभी थकान ही नहीं हुआ, क्या, कभी वाह थकान नहीं होता है। वाह। मैं गाड़ी चलाता हूँ, थक जाता हूँ, मेरी वाइफ चलाती है और कुछ भी है, मतलब मैं फूड की कोई भी चीज है उससे मैं कभी नहीं थकता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट कॉल प्रोफेशन। जो लव है ना अपने प्रोफेशन के लिए, जो पैशन है, दैट आई कैन सी इन दिस। और ये मुझे बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। तो फिर यहाँ से जो आपकी जर्नी आगे बढ़ी, आपने डिग्री ली, तो फिर जब आप फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में गए, क्या हुआ वहां पर, कैसा? वो थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं, डिग्री करते हैं, तो आपको एकदम टाई पैंट पहना के आपको एकदम ऐसा शो किया जाता है कि यू आर लाइक ए मैनेजर। अच्छा। तो मेरा जो पहला जर्निंग शुरू हुआ, तो मैं फूड से, हम लोग का 4 होता है, फूड सर्विस होता है, बेवरेज होता है, फ्रंट ऑफिस होता है, हाउसकीपिंग होता है। तो मैं पहले जो ज्वाइन किया, मेरा रहा कि मैं बार टेंडर बनूंगा। अच्छा। थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा। क्योंकि मैं अनक्वालिक था, तो मुझे बहुत मजा नहीं आया। फिर मैं डेस्टिनी ऐसा किया कि मैं फिर से किचन में चला गया। अच्छा। तो बहुत मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिली थी मेरे पास आउट होने के बाद। अच्छा। लेकिन गोवा में जॉब किया मैं। अच्छा। तो धीरे धीरे मुझे यही लगा कि लास्ट में उसका मुझे ताज होटल का मिला जब मुझे प्लेसमेंट, तो वो किचन के लिए था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अच्छा। तो मुझे फिर हम क्लियर हो गए अपने लक्ष्य से कि हमको किचन में ही जाना है। तो मेरा फर्स्ट जॉब था ताज गैंजेस, वाराणसी से था। ये कौन सा ईयर था? ये था 1999 का। 99 का, अच्छा ठीक है। और मैं आज सबको यही बोलता हूँ, और कि जहां से लोग जिंदगी खत्म करते हैं, मैंने जिंदगी वहां से शुरू की है, वो है बनारस से। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा फर्स्ट जॉब काशी में रहा, बनारस से। हाँ। ताज गंजेस में 2-3 साल में वहां जॉब की। अच्छा। फिर एक रेडिशन में ही जॉब किया। अच्छा। फिर दिल्ली कबाब फैक्ट्री में मैं काम किया, जो गुड़गांव में है। ये सब किचन के ही काम करे? सिर्फ किचन में था, कबाब फैक्ट्री में था। वेरी नाइस, ओके। एज ए मास्टर शेफ था। अच्छा। अवार्ड हमको मास्टर शेफ का मिला। अच्छा। फिर जब बनारस में रेडिशन का एक बहुत बड़ा कबाब फैक्ट्री खुल रहा था, तो वो ग्रुप में, वहां मैं मास्टर शेफ अपॉइंट होके आया। वहाँ काफी दिन काम किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और धीरे धीरे करते, शायद डेस्टिनी हमको जयपुर ले जाना चाह रही थी। अच्छा। और मैं, एक 7 स्टार प्रॉपर्टी है, रामबाग पैलेस। अच्छा। वहां मैं एग्जीक्यूटिव शू शेफ था। अच्छा। स्वर्ण महल, एक आप जब गूगल करेंगे, हाँ। वो वर्ल्ड का भी टॉप, बहुत टॉप वो है, रेस्टोरेंट है। हाँ। उसका मैं एग्जीक्यूटिव शू शेफ था। अरे वाह, अच्छा। और मैं वहां करीब 4 साल 5 साल काम किया। अच्छा। और मैं 2007 में फिर डबलिन आया। डबलिन आया, अच्छा 2007। तो डबलिन आने की जर्नी कैसे, क्यों डबलिन ही क्यों चूज किया? कोई कुछ इंसिडेंट, कोई स्टोरी? डबलिन ऐसा, मैं तो अपनी जिंदगी को जब देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अच्छा। मुझे बोला जा रहा है वैसा, जब भगवान की वैसी मर्जी है। जैसे एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। अच्छा। मैं जब मेरी शादी लग रही थी, और मैं बहुत ज्यादा एज नहीं होता, लेकिन मम्मी कह रही नहीं अब शादी कर लो, अच्छा। ये हो रहा है। उसी समय मैं जयपुर गया, और मेरी वाइफ भी जयपुर में ही मुझे मिली। अच्छा। वो राजस्थान की है मेरी वाइफ। अच्छा। वो भी होटल इंडस्ट्री की ही है। अच्छा। तो जयपुर में 2 होटल है, एक रामबाग है, एक जय महल है। तो जय महल में जॉब करती थी, और उनसे मेरी बातचीत हुई, और मैं एकदम खुला विचार का आदमी। मैं बोला कि देखिए, हम शादी करना चाहते हैं। उनके लिए बड़ा शौक था ये चीज की, ऐसे तो नहीं होता कि कोई डायरेक्ट बोलता शादी करना चाहते हैं। कोई प्रपोजल नहीं, सीधे डायरेक्ट शादी का ऑफर है। चाहते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले बड़े प्रेशर दे रहे हैं शादी करने के लिए। तो मैं सोचा यही सेटल होऊंगा, तो यही शादी कर लेता हूँ। और फिर हमारा एंगेजमेंट हुआ। मैं फैमिली थोड़ा सा वो रहा, क्योंकि वो राजस्थान से है, मैं बिहार से हूँ, तो थोड़ा होता है। बट फैमिली मिली, बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे को अच्छा भी लगा। फिर 2007 में मैंने एंगेजमेंट आने से पहले इनके फादर बोले आप एंगेजमेंट कर लो। अच्छा। और मैं एंगेजमेंट कर लिया। और ऐसा होता गया कि मेरा उस समय ऑस्ट्रेलिया का भी हो रहा था। मैं इंग्लैंड में ऑलरेडी 2-3, जैसे मसाला वर्ल्ड, ये सब का मैं ऑलरेडी वर्क परमिट आ चुका था। बीच में डबलिन के एक मेरे फ्रेंड थे, वो हमको बोले कि तुम डबलिन आना चाहता है क्या? और मैं बड़ा शौक था। जब उन्होंने आइलैंड आएगा, तो मैं उनसे पूछा था कि मुझे आज भी याद है, मुझे लोग नहीं बताते, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं बोलता था कौन सा आइलैंड मुझे। सही बात है।
और मेरा फ्रेंड बोला तुम आइलैंड नहीं जानता है? नहीं जानता। कौन सा आइलैंड? तो बोले इंग्लैंड तो तुम जा रहा है ना, उसी के पास में। बस ये फैक्ट है, एक्चुअली ये रियलिटी है इंडिया में। अब तो खैर आयरलैंड को बहुत लोग जानते हैं। शुरुआत में पहले आयरलैंड बोलेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा आयरलैंड, आइसलैंड जा रहे हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर आयरलैंड आना हुआ आपका? तो 7 में आयरलैंड आया। और जब आयरलैंड आया तो जो होटल इंडस्ट्री का जॉब था जो इंडिया का था, बहुत लग्जरी है। हाँ, बहुत लग्जरी है। हाँ, और आप जब, मेरे लिए वो रात और दिन का बात हो गया था, क्योंकि मेरे पास केबिन था, मेरे को 10-15 बड़े शेफ होते थे मेरे साथ काम करने के लिए, बड़ी सी टीम होती थी। अच्छा। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो यहाँ का वर्क कल्चर मुझे पता नहीं था। एकदम आइडिया ही नहीं था कि यहाँ क्या होता है। हाँ, हाँ। अच्छा पैकेज मिला, अच्छा रेस्टोरेंट मिला, मैं गूगल किया तो मैं फर्स्ट जॉब था वो रसम में था। अच्छा, क्योंकि मुझे याद है रसम की हिस्ट्री थोड़ा सा, ये ठीक तो मैं फर्स्ट जॉब हमारा एग्जीक्यूटिव सूप शेफ वही हमारा। रसम 1990s का रेस्टोरेंट है, जयपुर। हाँ, जयपुर, पहले जयपुर और रसम दोनों साथ आए थे। आशीष भाई और रसम जो है निशीत भाई का, अच्छा निशीत साहब का था। अच्छा, ठीक। तो निशीत साहब भी हम अपॉइंट करके हमको वो लाए थे, वो जयमहल गए थे। हाँ, और वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे रामबाग में। हाँ, रामबाग गए और हमसे मिले कि सब बात हुआ ऐसे ही। हम लोग वहाँ बड़ा अच्छा है कि बड़े होटलों में, ताज वाज में ऐसा है कि आप कोई भी कस्टमर है उसका पूरा फीडबैक लेना पड़ता है, कितना दिन रह रहा है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, वो सब आपको देखना पड़ता है। बहुत लग्जरी है। तो उनसे जब बात हुई तो वही बोले कि आप आइलैंड आना चाहते हैं। तो फिर आया मैं, बट यहाँ आया तो मेरे लिए बड़ा शौक था। पर धीरे धीरे मुझे समझ नहीं आया, इवन कि मैं अपनी होने वाली वाइफ से भी बात किया, अपनी माँ से बात किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा आइलैंड मम्मी, बहुत काम है यहाँ। और एकदम हम जो किचन में काम करके आए हैं और यहाँ का काम बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरी माँ उस समय बोली थी कि डिफरेंट तो तब भी था जब तुम स्टार्ट किया था शुरू में, होटल इंडस्ट्री में जब आया था, कि मम्मी समझ नहीं आ रहा है। तो ये होता है। और मेरे माँ का बहुत हिम्मत था। मेरी माँ हमको बहुत बोली कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे कोशिश करो, अगर होता है तो करो, नहीं होता तो बैक आ जाना। तो ये मेरे को ऐसा था कि नहीं कैसे होगा, नहीं वर्ड आज तक मैं जानता नहीं था। नहीं, पैशनेट आदमी के लिए नहीं वर्ड तो है ही नहीं। सही बात है। और धीरे 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 करते 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 मुझे लगा कि ये ज्यादा आसान है। ये ज्यादा आसान है। और सबसे अच्छा हुआ कि मैं इंडिया से बहुत कुछ सीख के आया था। और मेरे साथ एक बहुत टीम था काम करने को, बहुत लग्जरी था, सब कुछ था। लेकिन बेस्ट पार्ट यहाँ क्या हुआ कि हम यहाँ सब कुछ इम्प्लीमेंट, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। और अच्छा रेस्टोरेंट हमको मिला। अच्छा ऑनर मिली। निशी ठाक साहब, ही इज अ फैंटास्टिक मैन, वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। इंडस्ट्री के हैं वो भी ताज मुंबई के हैं। मुंबई ताज मुंबई में उन्होंने काम किया है। ये बड़ा अच्छा आपने हिस्ट्री बताई। एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको दर्शकों के लिए हिस्ट्री थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत और आयरलैंड की जो रिलेशनशिप है फूड के मामले में, आयरलैंड में अराउंड जो है 14-15 सेंचुरी के आसपास, 13 से 15 सेंचुरी के आसपास जो है आयरलैंड में जो है आलमंड, क्लोव्स, डेट्स और बाकी जो पेपर, सैफरॉन, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई थी। लेकिन जो पहला रेस्टोरेंट यहाँ पे 17 सेंचुरी के आसपास स्टैब्लिश हुआ था, और असली में जो रियल फर्स्ट इंडियन रेस्टोरेंट जो है डबलिन में, जिसको इंडिया रेस्टोरेंट कहते हैं, वो 1908 में स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन वो कुछ दिन बाद बंद हो गया। उसको इंडिया रेस्टोरेंट एंड टी रूम्स करके नाम देते थे। और 1930s और 40s के आसपास में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है भारत और आयरलैंड की जो है शुरुआत हुई थी। तो उसमें जो है एक और रेस्टोरेंट खुला था उस टाइम पे, उसका नाम था इंडिया रेस्टोरेंट, 1939 में डबलिन में। 1990s में जो आप जो बोल रहे हो, जिसमें कि बहुत ही फैसिनेटिंग जो हिस्ट्री है, वो है आशीष दीवान जी की, जो कि जयपुर वाले, और निशीत टाक जी की, जो कि रसम वाले हैं। तो ये जो दो प्रोमिनेंट हमारे कम्युनिटी के जो दो मेजर रेस्टोरेंट है, जिन्होंने आयरलैंड में, मैं उनको कह सकता हूँ कि हमारा जो इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को पूरा गेम चेंजर थे। करी हाउस थे जो पहले जो भी कम्युनिटी के थे, वो करी हाउस थे। हाँ, इन्होंने जो हमारा इंडिया कल्चर का जो डाइनिंग एक्सपीरियंस था, उसको प्रमोट किया। उस खाने को प्रेजेंट किया। क्या बात है। ये नहीं कि करी बना दिया, जैसे और रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, बहुत जगह जब मैं सुनता हूँ, देखा हूँ, मेरे काफी दिन हो गए, मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलवाया भी हूँ, तो करी हाउस नहीं है। और ये लोगों ने बिल्कुल गेम को चेंज किया कि नहीं, फूड ये नहीं है कि
लाल पीला हरा वाला सीने स्वाद है। जैसे स्वाद अभी है। बहुत, अब तो खैर बहुत लोग आइलैंड अब तो बहुत आ गए, अब तो बहुत है। आइलैंड के बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, बहुत लोग जानकार शेफ आ गए हैं। बेस्ट पार्ट है कि अब यहाँ कस्टमर जो है हमारे वो भी समझते हैं कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना मुझे नहीं खाना है। पहले था कि लोग विंडालू है तो स्पाइसी होना चाहिए और मद्रास होना चाहिए जिसमें बहुत सारा चिली होगा और चिकन टिक्का मसाला होगा तो बहुत बटर होगा। बट नाउ अब जो चिकन टिक्का मसाला है तो लोगों को पता है कि कार्डमन कितना मात्रा में होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अब क्योंकि हम आपकी जो पर्सनल लाइफ से अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो उसमें घुसने से पहले मैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम लोगों को जो सीधे साधे लोग हैं जिन रेस्टोरेंट में जाते हैं, और मैं तो कहता हूँ इंडियंस को तो थोड़ा बहुत पता है, जो बाकी लोग हैं उनको तो और भी नहीं पता है। तो ये सब आप मिस्ट्री मेरे लिए सॉल्व करो। मिस्ट्री क्या है कि विंदलू है, मद्रास है, जलफ्रेजी है, धनसक है, एक एक करके मुझे समझाओ कि ये है क्या। अच्छा, ये ना बहुत सिंपल है, लोग ये कंफ्यूजन आपको नहीं बहुत लोगों को है। अच्छा। और बहुत कस्टमर आते हैं जो पूछते हैं मद्रास अच्छा है मेरे लिए कि विंडालू अच्छा है मेरे लिए। अच्छा। तो एक्चुअली हम लोग का क्या हुआ कि वही मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट आए ना तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं था कि कहाँ क्या है। वो नाम पकड़े, स्टेट पकड़े, खाना बना दिए। बहुत क्वालिफाइड शेफ नहीं होते थे, एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं आते थे। अब किसी भी रेस्टोरेंट चल जाइए, जहां भी जाइए, बहुत एजुकेटेड शेफ हमको मिलते हैं। वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी होता हूँ। मुझे लगता है मेरी इंडस्ट्री इतना अच्छा, प्रोफेशनलिज्म आ गया, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। बिकॉज फूड तो हमारा पूरा साइंस है, केमिस्ट्री है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब साइंटिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो वही चीज है। तो अभी बेसिकली मद्रास विंडालू का लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि स्पाइसी होता है, और कोरमा और बटर चिकन वो माइल्ड होता है, क्रीमी होता है, बहुत सुगरी होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा। अभी सब जगह चेंज हुआ है। जो भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आप विंडालू जाओगे खट्टापन लगेगा, जो हमारा गोवा का टेस्ट है। कोकम डलता है उसमें। तो विंडालू गोवा से आती है, गोवा से। अच्छा, विंडालू पूरा गोवन डिश है। गोवन डिश है, ठीक है। स्पाइसेस बहुत बहुत स्मूथ स्पाइसेस है। चर्न करके रेड चिली को उसको बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। कोकम डालते हैं। पहले कोकम उतना नहीं मिलता था, बट अभी तो 10 साल से कोकम यहाँ मिलना शुरू हो गया। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले हम इमली डालते थे कोकम के जगह। अच्छा, तो कोकम वगैरह सब आ गया है। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे स्पाइस बाजार है यहाँ। तो ये विंडालू हो गया, ठीक है। विंडालू हो गया। बेसिक जो है विनीगर जाता है इसमें विंडालू में। अच्छा, लेकिन अब मद्रास जाए उसमें विनीगर नहीं जाएगा। अच्छा, उसमें खट्टापन के लिए जो जाएगा वो जाएगा इमली, क्योंकि ये जो मद्रास जो है वो हमारा साउथ का डिश है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसमें थोड़ा इमली गया, थोड़ा ब्लैक पेपर गया, थोड़ा हमारा मस्टर्ड गया। हाँ, और बहुत ट्रंकी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्ट अलग है। अच्छा, पर ये नहीं कि मद्रास है तो बहुत स्पाइसी हो, ऐसा नहीं। ये एक नॉर्मल परसेप्शन है, मद्रास मतलब वो बहुत चिली वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, हाँ, तो लोग विंडालू को बोलते हैं कि हम लोग जैसे हमारे मेन्यू में है, चाहे अब बहुत सारे रेस्टोरेंट में 1 चिली 2 चिली आपका वो चिली लेवल बता रहा है। हाँ, आजकल आ गया है। अच्छा, हाँ, कि चिली लेवल आप 3 चिली चाहिए, आप खाओ 3 चिली। हाँ, लेकिन डिश विंडालू है या डिश वो है मद्रास है। अब वो है चीज है। तो फिर धनसक और फिर रोगन जोश, इनका भी कुछ बताओ आपने। रोगन जोश अपना कश्मीर का डिश है। अच्छा, रोगन हमारे यहाँ होता था कि उस समय रोटी से खाया जाता था। कश्मीर का जो रोटी बनते थे, नरम पाव टाइप का होता था, तो रोगन के साथ मिला के लैम्प को खाते थे। रोगन एक्चुअली है क्या? रोगन 2 तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो रोगन है कि एक स्टिक आता था, जो कि पिकल में डाल के रखते थे, और ऑयल को बिल्कुल रेड करता था, कलर नहीं यूज होता था। ये कश्मीर में मिलता है। अच्छा, स्टिक है वो। अच्छा, रोगन स्टिक। अच्छा अच्छा। और उसमें चूंकि कश्मीरी चिली भी डालते थे, बहुत अच्छा कलर आता, लाल एकदम रेड कलर है ना, ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहा है रेड कलर से एकदम। अच्छा, तो वो रोगन हो गया। रोगन का एक अलग टेस्ट है। वो माइल्ड नहीं है, वो स्पाइसी नहीं है। रोगन वन ऑफ द बेस्ट डिश है। बहुत प्यारा है, जो नॉर्थ को भी अच्छा लगता है, साउथ को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा। मुझे लगता है पंजाबियों को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तड़का उड़का गार्लिक का अच्छा है। इस बहुत रोगन का क्या है, जैसे मद्रास है ना, वो स्मूथ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रोगन जो जूस होगा ना वो बिल्कुल स्मूथ होगा। उसकी ग्रेवी थोड़ी तरी टाइप की होगी। अच्छा, क्या बात है। लेकिन मद्रास कभी पतला नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, उलट पटा होगा, ठीक होगा।
और फिर धनसक। धनसक, धनसक बेसिकली ये पारसी डिश है। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो इसको धीरे धीरे काफी चेंजेस हुआ है, लेकिन बेसिक मोटा मोटी में समझेंगे दाल के साथ और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, कोई मीट भी यूज कर सकते हैं। मीट भी यूज अच्छा, ये थोड़ा खट्टा होता है, लेमन डालते हैं इसमें, थोड़ा खट्टा डिश है। हाँ। खट्टा मीठा आप कह सकते हैं, स्वीट एंड सावर टेस्ट है स्वीट एंड सावर टेस्ट। और यहाँ लोग पसंद करते हैं धनसक। और हेल्दी बहुत है। हेल्दी है। अच्छा। धनसक बहुत हेल्दी है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन भी पूछना है, लेकिन पहले इससे पहले जलफ्रेजी आप बताओ। जलफ्रेजी जो है ये कुछ डिश बनता गया, लोग अपने अपने शेफ नए नए आए, अपना इनोवेशन किए। झाल फ्रेजी, झाल का मतलब होता है बंगला में स्पाइसी। ठीक है। ये बांग्लादेश से आया ये डिश। ये इंडियन डिश नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि इंडिया में किसी कोने में झाल फ्रेजी बनता है। अच्छा। नहीं, हम लोग इसी इंडस्ट्री से आए हैं, इसको बहुत पढ़ाई की है। झाल फ्रेजी बांग्लादेशी डिश है। अच्छा। जो बांग्लादेश के शेफ लोगों ने बनाना शुरू किया झाल फ्रेजी। अच्छा। अच्छा। और इंडिया बांग्लादेश में बड़ा फेमस भी है। तब है कि यहाँ बंगाली कम्युनिटी भी बहुत लोग रेस्टोरेंट हुए हैं, अब वो लोग भी यहाँ का टेस्ट डेवलप किए। अब वो जो टेस्ट डेवलप किए तो लोगों को अच्छा लगने लगा। तो अब झाल फ्रेजी आ गया। अच्छा। अच्छा, तो ये झाल फ्रेजी का। अच्छा, कोई मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ इनमें से और कोई? नहीं, अब जैसे एक और है कि मद्रास हो गया। अब कोरमा के बारे में, कोरमा और बटर चिकन। कोरमा के बारे में लोग मिस करने से बहुत ज्यादा वो होते हैं, मिस करते हैं कि ये मीठा होता है। लेकिन आप कोरमा जो अवध में, अब कोरमा भी दो तरह से बनता है। अच्छा। एक अवध का है, एक हैदराबाद का है। जो अवध का है वो फ्लेवर ज्यादा है। अच्छा। अवध जो हमारा लखनऊ का। अच्छा। ठीक है। उस अवध के रीजन में सबसे अच्छा क्या है कि वहाँ केवड़ा बहुत यूज होता था खाने में। अच्छा। रोज वाटर, केवड़ा, ये से सब जो चीज है ना अवध में बहुत यूज होता है। तो अवध का जब आप कोरमा खाएंगे उसमें आपको फ्लेवर मिलेगा। अच्छा। उसमें आपको कोरमा का, आपको रोज वाटर का, थोड़ा केवड़ा का एक फ्लेवर, बहुत प्यारा फिनी खुशबू आएगी। अच्छा। लेकिन वही आप हैदराबाद का खाएंगे तो उसमें आपको ये इसका फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा। इसमें मिंट का फ्लेवर हल्का हल्का आने लगेगा। हल्का मिंट का फ्लेवर लोग डालते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं हैदराबाद में ताज में ट्रेनिंग में गया था। तो मैं देखा कि मैं जो सीख के आया हूँ ये तो बिल्कुल अलग है। कि हम लोग ताज में क्या होता था कि जब सीजन ऑफ होता था तो हर जो भी हम लोग शेफ होते थे, हम लोग क्रॉस ट्रेनिंग होता था अलग अलग होटलों में जाके, तो सीखने को काफी कुछ मिलता था। तो वहां का कोरमा मुझे गजब लगा कि अच्छा। ये क्या है, लोग ना बादाम भी डाल रहे हैं। हम तो थोड़ा काजू डालते थे, ये तो बादाम भी डाल रहे हैं। हमारे जैसे लखनऊ में खसखस डालता था। अच्छा। और वहां लोग खसखस नहीं डालते थे। अच्छा। टेस्ट एक ही कोरमा, अलग अलग टेस्ट हुआ। डबलिन का जो मैं कोरमा खाया, डबलिन के कोरमा में मैं देखा कि थोड़ा स्वीट बहुत। यहाँ तो हर एक में बोलते हैं ना, हम क्रीम डाल देते हैं। क्रीम इतना नहीं है। अब मेरे रेस्टोरेंट की बात बताता हूँ। मेरे जो भी सप्लायर है उनको मेरे से एक शिकायत होता है कि तुम्हारे बिल में क्रीम इतना कम क्यों आता है। तो मैं क्रीम से खाना नहीं बनाता। और जगह एक करी सॉस बना, उसी से सब डिश, जैसे हम लोग है जो भी इंडियन रेस्टोरेंट चाहे जो भी अलग अच्छे रेस्टोरेंट, सबकी ग्रेवी एक दो बनेंगे, उससे सबका अनियन टमाटो मसाला जिसको हम लोग कढ़ाई मसाला, जिससे कढ़ाई चिकन बने, कढ़ाई बनाए, तो उसका एक टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप चॉप करके बनाते हैं, चॉप अनियन है, चॉप टमाटो, उसका टेस्ट बहुत ऑथेंटिक लगेगा, घर वाला खाना। तो ये है कि मीठा का जो कॉन्सेप्ट। अब बटर चिकन पे आपको मैं बताता हूँ, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन, इसमें हमेशा लड़ाई चला है। सबसे में इंग्लैंड वाले कहते हैं कि मैंने बटर चिकन बनाया है। अच्छा। और वर्ल्ड के जितने भी रेस्टोरेंट हैं आज तक ये क्लियर नहीं कर पा रहे कहाँ से बना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बटर चिकन का कॉन्सेप्ट है, जो पूरा श्रेय हम पंजाब को देना चाहते हैं, पंजाबी शेफ्स को देना चाहते हैं, क्योंकि वहां का खाना बहुत रिच होता था। और वो लोग बहुत ज्यादा खानों में बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो पंजाबी हमारे देश में बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, खाने के शौकीन है। मैं कोई भी पंजाबी मेरे फ्रेंड आते हैं, मैं उनको बोलता है भाई मैं आपके लिए मैं खाना बनाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए, क्योंकि वो टेस्ट जानते हैं। टेस्ट और एक एक चीज के बचपन से उनकी मम्मा ऐसे ही बना के वैसे ही खाए हैं वो। तो बटर चिकन का उतना मीठा नहीं होता है। अब चूंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो गोरों के साथ है, हम एशियंस के साथ उतना नहीं होता है। बिल्कुल, तो नेचुरल है। तो उसमें क्या होता है कि इनके पायलट को हम लोग ने थोड़ा क्रीमी बनाया।
थोड़ा शुगर किया, हल्का सा शुगर डाल के, बहुत जगह बहुत शुगर था, बट उतना शुगर की जरूरत नहीं है। हल्का सा हनी, हेल्दी व्यू में थोड़ा हनी हम लोग डालते हैं बटर चिकन पे, बहुत टेस्ट होता है। सबसे अच्छा कसूरी मेथी का बहुत प्यारा फ्लेवर है, बहुत प्यारा फ्लेवर कसूरी मेथी का, मेरा फेवरेट है कसूरी मेथी। अच्छा। तो मुझे बना के बहुत अच्छा लगता है बटर चिकन भी। अच्छा। तो वो है बटर चिकन और टिक्का मसाला का। तो अगर मैं इस पूरे उसको समराइज करूं, ये जो हमारे वैरायटी ऑफ फूड जो हमने अभी डिस्कस किया, कि इसमें आपने ये कंक्लूड किया कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके नेचुरल टेस्ट, उसका जो स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन है, इन सब के बेसिस पे बनता है। और चिली का लेवल, अगर आपको हॉटनेस चाहिए उसकी, तो चिली का लेवल, एक अच्छा रेस्टोरेंट उसमें चिली के लेवल को से डिफाइन करे कि आपको किस लेवल की हॉटनेस चाहिए। हाँ, तो मतलब ये जो कंसेप्शन लोगों के दिमाग में, मद्रास है तो हॉट होगा, ये नहीं होना चाहिए। रियल फूड का मतलब ये नहीं कि वो चिली का क्वांटिटी से उसको डिफाइन कर रहे हो आप। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार मैंने देखा है, जो क्या जब आप सर्व करते हो इस फूड को, जो क्या नाम कहते हैं आप, कई लोग बहुत ज्यादा हॉट सर्व करते हैं, ये सर्विंग की टेक्निक्स क्या हैं? देखिए, सर्विंग की टेक्निक मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं पहले भी ये बोला कि डाइनिंग आप सिर्फ खाना नहीं दे रहे हैं। हाँ। आप ये नहीं कि खाना दे रहे, आप ऐसे सोचो ना कि मैं तो बता रहा हूँ, मैं फूड से बहुत प्यार है, इसलिए उसको बच्चे की तरह देखता हूँ। कि आप एक मेरा मैं 2 बच्चे हैं मेरे, मैं बच्चों को खिलाता हूँ, मैं छोटे से खिला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनको फूंक के खिलाता हूँ। क्यों खिलाता हूँ? उतना गर्म मैं उनको नहीं दे सकता हूँ। और ये फूड जो है ना, एक बड़ों के साथ भी यही होता है कि मैं अगर जहाँ बहुत ज्यादा गर्म खाना हम नहीं खा सकते हैं, एक राइट टेम्परेचर होना चाहिए। आपका प्लेट का राइट टेम्परेचर होना चाहिए। आप जिस बॉल में सर्व कर रहे हैं उसका एक राइट टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप जब खाना डालेंगे तो आपको पाइपिंग हॉट देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। कस्टमर एंजॉय नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एक लेवल पे उसको खाना को है। आप जब बनाते हैं फ्राई पैन में, बढ़िया से बनाइए, उसको अच्छे से भूनिए। भूनने के बाद उसके बाद धीरे धीरे निकालिए। जैसे आप निकालते तब तक टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। और रेस्टोरेंट में दिखता है बॉल बहुत गर्म हो गया, मैं पैनिक हो जाता हूँ कि बॉल इतना गर्म क्यों है। हल्का सा वार्म करो, फिर खाना डालो, तो बहुत खूबसूरत रहेगा। खूबसूरत रहेगा। मतलब आप एक जो बहुत बारीकियां हैं खाने की, उसको समझते हैं और उसको बहुत प्यार। खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाना को तो हम मैंने ऐसे मानता हूं मैं, और मैं अपने दोनों बच्चों को भी बोलता हूँ कि खाना सिर्फ बेटा खाना नहीं है, बस ये समझो कि आज हमको मौका मिल रहा है कि हमको खाना मिला है। और कई बोलते भी है ना कि हम जीते खाने के लिए हैं, कमाने के लिए नहीं, खाने के लिए जीते हैं। अब थोड़ा सा है कि आपको वो चीज है कि खाना को लोग अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत गर्म है, बहुत नहीं, ठंडा तो बिल्कुल खाना नहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत पाइपिंग हॉट रेस्टोरेंट में खाना नहीं देना चाहिए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं कि जो बिरयानी इसकी डिश है, आजकल हमने देखा है जैसे डबलिन में 1-2 बहुत अच्छे ऑथेंटिक बिरयानी रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, हैदराबादी और हैदराबाद से ओरिजिनेट होने वाले। लेकिन बिरयानी नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में भी जो है सर्व की जाती है। तो ये जब मैं एक नॉर्मल आदमी जा रहा हूँ, जैसे पहले तो इतनी चॉइस ही नहीं होती थी, जस्ट बिरयानी दे दो, अब मुझे लगता है ज़्यादा चॉइस है। तो थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे बिरयानीज को भी? बिरयानी का भी सेम, आप सब डिश का है कि सबसे अच्छा हमारा क्या है कि हम बहुत वर्सटाइल कंट्री के हैं। अरे 29 स्टेट है, हर स्टेट का अपना फूड है, हर स्टेट का एक अपना टेस्ट है। हर स्टेट का एक अपना खुद का एक, माने आप हर बाइट को अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप जाएंगे केरला में तो एकदम बिल्कुल अलग है। आप राजस्थान जाएंगे, वही लैम्ब अलग बन रहा है। आप साउथ में, नॉर्थ में आ जाओ, इधर साइड में यूपी बिहार की तरफ, तो लैम्ब का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं मतलब ये ऐसे डिफाइन करता हूँ, जैसे मैं अमेरिका में रहा, फिनिक्स में 50 माइल की रेंज का वो है, हर चौराहे पे KFC है, हर चौराहे पे मैकडोनल्ड है, अगले चौराहे पे भी KFC है, अगले चौराहे पे भी वही मैकडोनल्ड है। बस यही चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। यही ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसकी मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ ना, इस सबको, तो फूड का मतलब इनको तो बहुत लेटेस्ट है इनके लिए फूड का जो है। हमारा तो, अब मैं इसकी जो हिस्ट्री क्विक थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री है हमारा। ऋग्वेद का जो हमारा श्लोक आता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षिम मामृतात्। तो इसमें जो उर्वारुक नाम का जो वर्ड यूज करा हुआ है, वो उर्वारुक का मतलब होता है कि कुकुम्बर
या जो हमारा जो मेलन होता है, इन दोनों के ऊपर डिबेट होती है, इन दोनों में से एक का वर्ड है। तो हमको इस धरती से जो मुक्ति मिलनी है वो इस तरीके से मिले जैसे कि मेलन और कुकुम्बर जब पक जाता है, राइप होता है और अपनी लता से टूट जाता है। तो 15,000 साल पहले हमारे पूर्वजों को हमारे फूड हैबिट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में इतना डिटेल में पता था। फिर वहाँ से हमारी जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है, जो कि 4,000 से 6,000 साल के आसपास की हमारी, अब पहले कहते थे, अब हमने 9,000 ईयर्स को उसको ट्रैक कर लिया है। तो उसमें मैंने कई सारी चीज़ें जो रिसर्च करी, तो उसमें जो दिखता है कि अलसी ऑयल, सेसमी ऑयल, एग प्लांट, ब्लैक पेपर, कार्डमम, और उसके बाद वो व्हीट, बार्ली, पीच, चिकपीस, ग्रीन ग्रास, ग्राम, ब्लैक ग्राम्स, राइस का हमने इन्वेंशन किया, डिफरेंट टाइप की करीज का हमने इन्वेंशन किया, जो वो हमाम दस्ता बोलते हैं ना हम, पेस्टल एंड मोरल, वो है। तो ये हमारी सिविलाइजेशन को आता है। हमने अपने भगवानों को 256 भोग लगाए, 256। वेस्टर्न वर्ल्ड तो सोच ही नहीं सकता इस चीज को, सोच ही नहीं सकता, देखा भी नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट में ये नहीं आएगा कि अरे ऐसा भी कुछ होता है। तो इसके ऊपर आपका जो एक्सपीरियंस है, मतलब अभी तो खैर इनको ये पता चलने लग गया है आयरलैंड में, तो नहीं तो क्या यहाँ तो पोटैटो और नॉर्मल विदा खाली नमक के साथ खाते थे। तो अब आपको क्या एक्सपीरियंस फील होता है, क्या डिफरेंस लगता है? छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ कि जो इंडस्ट्री में यहाँ मेरा 16-17 साल हुआ आयरलैंड का, तो यहाँ देखते थे कि बहुत अच्छा खाना बनाने के बाद भी लोग बोलते थे कि कहना है कि 1 चिप्स, पोर्शन ऑफ चिप्स। अब हम तो चिप्स सर्विस नहीं करते थे, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में चिप्स नहीं सर्विस करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में आ रहे हो, चिप्स मांग रहे हो। बहुत शॉक्ड होता था कि चिप्स क्यों चिप्स? तुम, हम लोग आलू का भुजिया खाते हैं, हमारे बिहार में बड़ा फेमस आलू का भुजिया मस्टर्ड डाल के। तो मैं बोलता था तुमको क्यों ऐसा लग रहा है? तो फिर बॉम्बे, फिर यहाँ बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों ने बॉम्बे आलू ये सब नए बहुत हम लोग भी देखे, बॉम्बे आलू ड्राई बनाए, आलू जीरा बनाए, जो बहुत फेमस होने लगा, बहुत फेमस है, बहुत आलू जीरा, और लोग पसंद करने लगे आलू जीरा। तो मुझे लगा कि इन लोगों को एक ही चीज पता है कि हमको सिर्फ फ्राइज करना, क्योंकि वो स्पेशली आयरलैंड में तो वही पोटैटो की बोलते हैं ना, कितनी 100+ वैरायटीज हैं पोटैटो की, और फैमिन के टाइम से इनका पोटैटो से बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन भी है कि पोटैटो से जो है इस वजह से सिविलाइजेशन सरवाइव करी है इनकी। तो पोटैटो इनका एक इंग्रेडिएंट है, पूरे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली मैं आयरलैंड की फैमिन हिस्ट्री में गया तो आपको मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ एक म्यूजियम है फैमिन की हिस्ट्री का, उसमें उन्होंने उस पूरे फैमिन में पोटैटो की जो क्रॉप्स हुई थी उसमें फैमिन आया, तो वो कैसे इफेक्टेड हुई, उसकी वजह से फैमिन हुआ था। तो वो ये दिखा रहे थे कि मतलब एक आदमी की जो डेली डाइट है, तो उन्होंने प्लेट रखी थी, एक वुमन की प्लेट पे पोटैटो रखे, एक मेल की प्लेट पे और एक बच्चे की प्लेट पे। मुझे ताज्जुब हुआ, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक 5 या 5.5 किलो जो है आदमी की डेली डाइट थी। वुमेन्स की ऐसी 4.5 किलो थी और उनकी कुछ ऐसे 3-3.5 किलो थी, सिर्फ पोटैटो, और ज़्यादा मीट जो कि बॉइल्ड किया हुआ है, ये था, ये हिस्ट्री है। नहीं, अभी एक चीज बहुत अच्छा हो रहा है जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब से 10 साल पहले जो आइलैंड के कस्टमर थे ना, हाँ, वो इंडियन फूड के, स्पेशली इंडियन फूड के जो कस्टमर थे, हाँ, वो 30 के बाद वाले थे। ठीक है, क्या बात है। मैं बहुत इस पे रिसर्च किया कि क्या बात है कि न्यू जनरेशन क्यों नहीं आता है। हाँ, मैं सोचता था कि जैसे जब फैमिली बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, यहाँ लोग आते हैं, तो बच्चे नगेट, चिप्स, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि आइलैंड जो चेंज हुआ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जो बच्चे आ रहे हैं वो 10 साल के हो, 7 साल के हो या 20 साल के हो, वो सब अब इंडियन खाना ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। और अच्छी बात है कि इसलिए हमने किड्स मेनू भी अलग से बनाया है, उसमें सारे ऑप्शंस। किड्स मेनू है आपका इंडियंस के लिए? हाँ, इंडियंस बच्चों के लिए हमने क्या बात है। और गोरे बच्चे भी बहुत पसंद मैं तो नॉर्मली रेस्टोरेंट में जैसे ही, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट होता है उसमें नीचे देखता हूँ किड्स मेनू, फ्राइड एंड चिप्स, नगेट्स। बिल्कुल वो तो रखा हूँ, लेकिन हमने उसमें इंडियन डाला, कोरमा डाला, चिकन टिक्का, रोगन जोश डाला, और अच्छा बात है कि बच्चे पसंद करते हैं। तो ये आइलैंड का भी बेस्ट पार्ट हुआ हम लोग के मार्केट के, हॉस्पिटलिटी, होटल, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट के लिए, कि जो बेस्ट पार्ट है कि नए लोग कस्टमर बन रहे हैं, लोग खाना के बारे में समझ रहे हैं।
अब आप छोटा सा ले लीजिए बात को कि हल्दी छोटी सी चीज थी। हाँ, हल्दी को लोग, हम इंडियंस का ही लगता था कि हम लोग जानते हैं, हाँ, हम हल्दी के बारे में लोग बहुत कुछ नहीं नहीं जानते थे। जानते थे, नहीं जानते थे। आज कोई बड़े अच्छे सारे जितने भी ब्रांड हैं हम्म। सब में हल्दी लाते लाते बिकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये रिवॉल्यूशन एक्चुअली मैं मेरे को भी इसमें, क्योंकि मैं हिंदुइज्म से जो स्टडी करता हूँ, तो मैंने भी रिसर्च करी थी 2009 में। यहाँ पे हल्दी की इन्होंने क्यों अवेयरनेस आयरलैंड ने इंटेंशनली बढ़ाई। इंडियंस में जो कैंसर होता था वो कम इसलिए होता था कि उसका एक रीजन था, हम हल्दी हजारों साल से खाते थे। बिल्कुल। हम इसको हरिद्रा बोलते थे, कच्ची हल्दी। जी। आज भी हम जब हवन करते हैं तो उसमें हल्दी डालते हैं, कलश में भी हल्दी डाली जाती है, हल्दी का तिलक लगाया जाता है। हल्दी एंटीसेप्टिक है, तो जब दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं तो उनकी बॉडी को, ताकि आप दो बॉडीज कांटेक्ट में आ रही हैं तो वो एक दूसरे के कुछ किसी तरीके का उनकी बॉडी के जो वायरस है, जो बॉडी में इन्फेक्शन है, वो ना कैरी हो, इसके लिए हल्दी से पूरा बॉडी को क्लीन किया जाता था ताकि एंटीसेप्टिक हो। इन्होंने जो अवेयरनेस को कैसे लाई है, 2009 में कॉर्क में प्रोफेसर शरोन मकीना एक वो हैं, उन्होंने हल्दी पे रिसर्च का एक पेपर पब्लिश किया। और वो पेपर जो है, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो गले के कैंसर से रिलेटेड, उन्होंने प्रूव किया कि हल्दी से ये गले के कैंसर, जो लोग हल्दी खाते हैं उनको ये कैंसर कम होता है। उसके बाद से हल्दी के ऊपर इतने पेपर पब्लिश हो चुके हैं, आज अमेरिका से लेकर आज तक। जो बात आप बोल रहे हो ना, कोविड में तो हल्दी की टैबलेट बिक रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हल्दी दूध बिक रहा है। वो आप जितने भी हेल्थ शॉप चले जाओ, हाँ, आइलैंड में जितने हेल्थ शॉप हैं, हल्दी का एक अलग से उन्होंने रैक बनाया है कि रैक क्या क्या बनाया। बेनिफिट है। और मुझे जो एक तरह से थोड़ा सा, मतलब हमारा जो एक पर्पज इन टॉक्स का ये भी है कि कई बार हमारे जो सनातन धर्म और इंडियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं ना, वो अपने कल्चर को छोड़ के इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि तुम गोल्ड माइन पे बैठे हो। तुम्हारे हल्दी को, जिसको तुमने इन्वेंट करा, उसकी कोविड के दौरान इन लोगों ने टैबलेट बना के बेचनी शुरू कर दी। तुम्हारे बच्चों ने उसको बिजनेस नहीं बनाया क्योंकि तुमने उसको बताया नहीं। और ऐसे हजारों चीजें आयुर्वेद में और भारत के खाने और फूड इंडस्ट्री में भरा पड़ा है। बिल्कुल। स्पाइसेस ले लीजिए, हमारे जो भी स्पाइसेस है। आप छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आज से 6 से 7 महीना पहले मैं 124 किलो का हुआ करता था। मैं एक्चुअली ये बात आपसे पूछनी थी, ये कमाल कैसे करा आपने? और मैं अपने आप में, मुझे ऐसा लगा कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मैं हैंड्स ऑन काम करता हूँ। मुझे ये फोटो देना, मैं दोनों लगाऊंगा इसमें। बिल्कुल। और मैं आपको फर्स्ट, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। बहुत लोग शेयर करता हूँ कि नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है, इसको तो शेयर करना चाहिए भाई। लेकिन मैं अब पहले देखता था आफ्टर बिफोर, लेकिन जब मैं अपने आप को देखा तो लगा नहीं, आफ्टर बिफोर हो सकता है। आप मार्केट में इतना कुछ है कि आप बिलीव नहीं करते। सही बात। इतना कुछ फेक है, चाहे आप सही भी है तो आप उसको लगता है कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते ये सही है कि क्या सही है। तो मैं और मेरी वाइफ ने खुद से एक बोला कि देखो, मेरे भी वेट बहुत बढ़ गया और ये चलेगा नहीं। और वार्निंग मिल गई। हाँ, अब इसको देखना है। फिर हमने बोला कि क्या किया जाए। तो मैं बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, जो भी रिसर्च होते हैं, जो मीडिया रिसर्च है, आई कैन सी दैट। और काफी कुछ रिसर्च करने के बाद जब मैं अपने सनातन धर्म की ओर जब ज्यादा बढ़ने लगा, धीरे धीरे वीडियोस देखने लगा, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, तो मुझे ये पता चला कि ये तो वही बात है कि बगल में छोरा और राम, और ढिढोरा वाली बात हो गई। तो मैं बोला नहीं, मुझे लगा कि फास्टिंग से अच्छा चीज तो कुछ है ही नहीं हमारे धर्म में। हमारे धर्म में सबसे अच्छा कि हमारे धर्म में तो हर दिन के लिए फास्टिंग बताया गया। हमारे धर्म में तो खाना भी बताया गया कि आप किस दिन क्या खाएंगे। आप तिल इस दिन नहीं खा सकते, आप इस दिन चावल नहीं खा सकते, आप इस दिन बाल नहीं धो सकते हैं, आप इस दिन बेसन सर में नहीं लगा सकते हैं। तो मैं बोला, तो मैं तो गलत भाग रहा था कहीं। तो फिर आपने इस पे किया क्या? क्योंकि मैं इस पे कनेक्ट करूंगा डॉट अभी। मैं एक्चुअली सिंपल क्या किया, जो कि आयुर्वेदा से ही रिलेटेड है। जो मेरा फूड हैबिट था, और जो मेरा पूरा दिनचर्या था, उसमें से अपने आप को जो हमारा धर्म कहता है, उस चीज को मैं माना। क्या बात। जैसे आप बेकरी का कोई भी फूड बनाएंगे, तो आप जब तक उसके
अगर 100 ग्राम बेकरी का कुछ सामान दिया है कि 50 ग्राम ये डालना है, 100 ग्राम ये डालना है, अगर आप नहीं डालेंगे तो बेकिंग अच्छा नहीं होगा। सेम आयुर्वेदा है, आप उसको जब तक पूरी तरह से नहीं फॉलो करेंगे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं कर रहा है। मैं बोलता हूँ बहुत काम करता है, आप थोड़ा ईमानदार हो जाइए उसके साथ। और बेस्ट पार्ट ये हुआ कि जो जो चीज बताया गया था वो हम लोगों ने शुरू किया, फास्टिंग शुरू किया। मैं इससे पहले एकादशी नहीं करता था, अब मैं एकादशी करता हूँ। माय गॉडनेस, मैं भूखा रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, फूड इंडस्ट्री से हूँ। अच्छा, आप घर में उपवास है तो आप घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो खाना ही बना रहे हो रात में। मुझे पता है कि भाई कस्टमर बाहर बैठे हैं, उनके लिए खाना ही बनाना है और मैं फास्टिंग में हूँ। आप समझिए मेरे लिए कितना हार्ड होता है। कितना हार्ड है, ठीक है। लेकिन हम बोले कि नहीं, स्टार्ट करते हैं। और मैं अच्छा, ये खाना क्या हर बार टेस्ट भी करते हो क्या आप लोग जब बनाते हो? उसमें क्या होता है ना कि टेस्ट का जाए तो हम हर बार टेस्ट करने की जरूरत है, एक डिश हम बना लेते हैं। अच्छा, हर बार टेस्ट करिए, कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस। अच्छा, ठीक। उसको एक होता है कि बार बार टेस्ट करना, अच्छा, वो वही बात है कि आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं नया नया, तो आप सब जगह देखते हैं और आपको सामने आता हुआ आदमी नहीं दिखता, आप हिट कर देते हैं। सेम चीज है फूड के साथ है। आप जब अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो अगर वो खाना फ्राई पैन कितना घुमा रहा है, हम वहां से बोल देते हैं कि इतना मत घुमा, लग जा रहा है तेरा खाना। तो बोलते शेफ आप कैसे जानते? तो अब यही हम बताया ना, लोगों की जर्नी होती है डिग्री करने के बाद, डिप्लोमा करने। मेरी तो 8 साल से ही मेरी स्टार्टिंग हो गई। ये हमारे दर्शकों को आपका ये जो पैशन है ना, ये इस टॉक से समझ में आएगा कि कितना पैशन है आपका फूड में। तो मैं वही पहले से एकादशी से शुरू किया। मेरे लिए बड़ा हार्ड था, बहुत हार्ड था, लेकिन असंभव नहीं था। मैं खुद से मैं मेरी वाइफ स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने 8 घंटे का फास्टिंग रखा, एवरीडे का 8 घंटे सर्कल का, करते करते बढ़ाते। फिर एकदम से मुझे ऐसे लगने लगा कि हम जिस मेजर इस पे खड़े हो रहे हैं रोज श्रिंक कर रहा है, लग रहा है मेरा बॉडी। और मजे की बात है, जो आपको सबसे अच्छा, 2 महीने के बाद मैं मंदिर गया था अपने, और जब टेम्पल में मुझे 2-3 लोग देखे जो मुझे रेगुलर देखते हैं, वो मेरी वाइफ से हमको बोलते हैं आप लोग ठीक है भैया? ठीक है। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ कैंसर है, बहुत बीमारी है, हो जाते हैं, तो लोग, मैं उनको भी थैंक यू करना, एटलीस्ट वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बोले कि भैया आप ठीक हो? मैं बोला हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, देख के लगा कमजोर हो गए। तो मैं बोला कि नहीं बिल्कुल ठीक हूँ। और धीरे धीरे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं 124 से आज का जो मेरा वजन है वो है 86 से। माय गॉडनेस, क्या बात है। और ये सिर्फ फास्टिंग से हुआ। फास्टिंग से और जो मेरे खाने का जो हैबिट था उसको चेंज किया। जो हमको खाना है, जो रियल हमारे लिए खाना बना है, जो मेरे लिए खाना, मैं इंडस्ट्री से हूँ, मैं सर्विस सब कुछ सर्व करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए खाना बना है मैं वो खाना खाता हूँ। क्या बात है। इसमें अब मैं डॉट ऐसे कनेक्ट करूंगा क्योंकि जब मैं अपनी हिंदुइज्म बेसिक्स की किताब लिख रहा था, उसमें एक्चुअली हिंदुइज्म एडवांस वाली जो लिख रहा था, सेकंड वर्जन उसका, उसमें एक टॉपिक हमने एक्सप्लोर करा था उपवास का। तो मैंने उसको बहुत डीप रिसर्च करा, मैंने भी आपकी तरह। मुझे अच्छा लगा, आज ये लग रहा है कि यू आर द लाइव एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई वांटेड टू से ऑल द टाइम। उपवास को इन लोगों ने एक वर्ड यूज किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF बोलते हैं कॉन्सेप्ट। मैं आज दर्शकों को ये बोल रहा हूं कि आप अभी इस टाइम वीडियो को रोको और अपने जो एंड्रॉइड में अगर आप जा रहे हो तो एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में जाइए या एप्पल स्टोर में जाइए और जस्ट वर्ड टाइप कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, जस्ट टाइप करना और एंटर करना। मैं आपको यहां से गारंटी दे रहा हूं कि कम से कम 50 आपको ऐप मिल जाएंगे जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बता रहे हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि आपको, अगर आपको बेली फैट यहां से कम करना है तो ट्यूसडे के दिन मत खाओ, वेडनेसडे के दिन मत खाओ, या फिर सुबह मत खाओ, शाम को मत खाओ, या फिर वेजिटेरियन फूड खाओ या पोटैटो खाओ। अरे यही तो हमारा उपवास था, यही उपवास था। हमारे उपवास के कॉन्सेप्ट से ऐप बना के लोग मनी बना रहे हैं और हमारे सनातन धर्म के लोग अपनी इस नॉलेज को छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि चलो ये वाला तो हो गया, ऐसे हजारों एप्लीकेशंस आउट देयर हैं। जिस दिन आप अपने सनातन धर्म की, इंडियन सिविलाइजेशन की इस नॉलेज को पकड़ेंगे, कितनी और ऐप बन जाएंगे।
तो मेरे को तो ये इतना अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा, मतलब यू आर द लाइव सिटिंग एग्जांपल ऑफ इट। सिंपल से सोचना कि हम लोग को याद है कि पहले मम्मी कहती थी कि 6-7 बजे पे खा लो, उसके बाद खाना नहीं है, फिर सोना है जाके। अब ये तो बहुत पहले माँ बताई थी हमको। हाँ। और आज हमको बड़े बड़े स्कॉलर बता रहे हैं वो। हाँ। और वो बोल रहे हैं आप इतना चार्ज की तो बाकी वीडियो उसके बाद आपको मिलेगा। हाँ। तो मैं पता है ना कि मैं बहुत कुछ सोचा, मैं नहीं ये सब जैसे कि आज सबसे जो मैं सब दर्शकों के लिए भी है कि हाँ। आप कभी भी यही कोशिश कीजिए कि 8 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए। क्या देखो कितनी अच्छी बात। और आजकल हमारे यहाँ पार्टियों में मतलब होता है 8 बजे तक तो बैठे ही हुए, 10 बजे खाना शुरू होगा, 10 बजे प्लेट लग गई। ये जो चीज है, और मैं इसको सबसे ज्यादा जो इससे चेंजेस आया, हाँ। वो जो है जो मैं लेट क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ मैं 12-1 बजे काम आपका तो वो बहुत ही मतलब... उसके बाद फिर जब रिलैक्स हुआ तो फिर कॉफी पिया, उल्टा सब कुछ था, फिर कॉफी पिया अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, फिर खाना खाया, फिर 2-3 बजे सोने गया। तो ये सब चीज था। अच्छा, सब कुछ वैसा ही है, अभी कुछ नहीं चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज, मैं सेम उसी रूटीन में हूँ, फूड कुछ यही है, सिर्फ फूड हैबिट चेंज किया, सोने का समय चेंज किया, मैंने फोन का नाइट का टाइमिंग खत्म कर दिया, नाइट में फोन नहीं है हमारे पास। वेरी नाइस, नाइट को बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है। और इससे मेरे बच्चों पे भी फर्क पड़ा। मेरा बच्चा, बड़ा वाला बच्चा ऑटिज्म है, उसका वेट, उसको मिनिमम होना चाहिए 65, वो 85 था, और आज वो अपने जितना उसको वजन होना चाहिए सेम ऐसा ही है। और शाम के बाद वो भी मेरे साथ अब नहीं खाता, क्योंकि सिंपल सा चीज, जैसे मैं करूंगा वैसे ही तो वो बनेगा। सनातन धर्म की इस नॉलेज को जो भी अपनी लाइफ को, तभी हम बोलते हैं ना हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। आप उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो, उसकी वे ऑफ लाइफ से वो आपकी लाइफ बदल देता है। ये तो बहुत ही मुझे मजा आया इस बात को सुन के कि आप एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम अपने एक अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टॉक को थोड़ा सा हम वापस जो है रेस्टोरेंट बिजनेस और इनके बारे में बात करते हैं। मनीष भाई की बहुत मज़ा आ रहा है पहले तो आपसे बात करिए, आज इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ दर्शक अगर आराम से कॉफ़ी लेके बैठोगे तो बड़ा मज़ा आएगा इसको सुन के भी। तो जो आयरलैंड की जो फूड इंडस्ट्री है, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके देखा कि $4.4 बिलियन जो है 2024 में हो गई है, जिसमें यहाँ पर करीब करीब 9,000 रेस्टोरेंट और टेक अवेज हैं, जिसमें 80,000 लोग काम करते हैं, और जिसमें टेक अवे का जो बोलते हैं बिजनेस है रफली $2.2 बिलियन यूरोस का आज की डेट में है। एवरेज आदमी बोल रहे हैं 47 यूरो पर मंथ जो है टेक अवे में यहाँ खर्च करता है, एक मतलब जो रेस्टोरेंट के टेक अवे खाता है। तो आपका जो ये हमारा इंडियन, और इसमें से जो है 9,000 जो रेस्टोरेंट है उसमें से जो डेटा मुझे अभी रिसर्च से पता चला उसमें 206 रेस्टोरेंट इंडियन हैं, और उसमें मेजोरिटी एक लॉट ऑफ देम आर इन डबलिन सराउंडिंग, जिसमें से एक आपका भी है। तो ये इन जनरल इंडियन बिजनेस की जो ग्रोथ लग रही है, हो रही है, हर टाउन में हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आपका क्या टेक है कि इंडियन बिजनेसेस को आप अगर पिछले, आप यहाँ 15-20 साल से हैं, तो वहां से लेके आज तक की जर्नी और आगे क्या देख रहे हैं आप इसको? नहीं, बड़ा अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले जो इंडस्ट्री का हाल था कि, और जो आज है, डेफिनेटली थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत ज्यादा है, बढ़ गई है। पहले इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं, बहुत कम लोग थे, और इंडियंस भी बहुत कम थे यहाँ। हाँ। आज से 10 साल पहले इंडियंस बहुत कम थे, और इंडियन बहुत कम जाते थे। अब तो आप देखेंगे क्राउड भी इंडियन का बहुत बढ़ गया है। They are very good people. They are very good people. They know very well how to manage these things. और मुझे लग रहा है उससे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है जब इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहा है तो बिल्कुल बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और वो लोग जानते हैं कि क्या हम सर्व कर रहे हैं। अब छोटे से जहां मैं रश में रहता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स है रश लस एस्कैरी के हैं, तो अभी इतने लोग, पहले आज से रेस्टोरेंट में 10 साल पहले, 8 साल पहले इतने इंडियंस नहीं आते थे हमारे। बट ऐसा आजकल कोई भी फ्राइडे सैटरडे जो इंडियंस नहीं है। क्या बात, अच्छा। और इसका एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि इस चीज को आयरिश बहुत पसंद करते हैं। इसको बहुत पॉजिटिवली मैं सब रेस्टोरेंट वाले को बताता हूं। क्यों, क्या होता है कि आपके खाने जो आप बेच रहे हैं, हम इंडियन रेस्टोरेंट बेच रहे हैं, हम इंडियन रेस्टोरेंट का खाना बेच रहे हैं, हम इंडियन खाना बेच रहे हैं, और उसमें सारे लोग बाहर आयरिश बैठे हैं।
तो ठीक है, वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमने टेस्ट डेवलप किया। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि जब इंडियंस को लोग देखते हैं तो उनको लगता है राइट प्लेस टू आई विल ईट। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत उनको पता है इंडियन बंदा इंडियन खाना खाने आया है। मजा आता है, बोलते ये लोग क्या खा रहा बताओ, मैं भी वही खाऊंगा। वेरी नाइस। तो इसको बहुत पॉजिटिवली मैं लेता हूँ, नहीं सही बात है और अच्छा भी लगता है। और ग्रोथ डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजेस बढ़े हैं, क्योंकि कोविड के बाद बिजनेस इन्फ्लेशन वगैरह का बहुत ज्यादा हुआ है, प्राइजेस तो 300 लगभग बढ़ गया है। मुझे किसी ने मेरे को, एक रेस्टोरेंट ऑनर, उन्होंने मुझे ऑनियन बैग का एग्जांपल दिया था कि 10 kg का बैग शायद 8 यूरो का होता था, आज 30 हो गया कि 32-35 का लेते हैं। 35। अब सिंपल सा सोचिए कि अब मसग्रेब का एक छोटा सा रेट आपको बताते हैं कि आज से ज्यादा नहीं, 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले प्लम टमेटो जो बड़ी वाली केस आती है, वो मसग्रेब का रेट 9 यूरो था। आज वो टमाटो बड़ी हार्ड है इंडियन रेस्टोरेंट को आज के टाइम में रन करना भी। मैं थैंक यू देता हूँ जो इतनी इंडस्ट्री को लोग चला पा रहे हैं, उनका बहुत मैंने हार्ड वर्क है डेफिनेटली। आज वो आज का रेट मैं बता रहा हूँ, जो मेरी सप्लाई आई है, मैं उस इनवॉइस देखा हूँ तो 24 का है। बताओ, आप सोचो कि 3 साल में तीन गुना। अच्छा, आप प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्यों? कस्टमर इतना एक्सपेक्ट नहीं करता, कस्टमर आप इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते कि चलो भाई हम इतना महंगा ले कवर नहीं कर सकते, तो हम आज चलो आज से 20 यूरो में चिकन टिक्का टेक अवे लोग नहीं लेंगे, नहीं 20 यूरो एक आदमी अपने आपके। मैं इसको इस पॉइंट से भी लेता हूँ कि क्योंकि हमारे जो इंडियन कम्युनिटी ना, आजकल एक बड़ी अच्छी चीज भी चली कि पहले घर में खाना बनाते थे, छोटी भी पार्टी होती थी सब। आजकल जो हमारा यंग क्राउड है 30s वाला, वो बाहर से ही खाना मंगाना पसंद करता है, जो कि बिजनेसेस के लिए अच्छा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो हमेशा उसी माइंडसेट से बैठे रहते हैं, यार मैं पहले 10 रुपए पर प्लेट जो है खाना मंगा लेता था, अब कोई भी 17, 18, 20 यूरो से नीचे बात ही नहीं करता। तो आप ये कह रहे हैं कि ये रियलिटी है? रियलिटी है, मैं तो बता रहा हूँ कि 300%। अब छोटे से रेस्टोरेंट की बात बता रहे हैं कि पहले जैसे 40 कवर का रेस्टोरेंट है तो उसका इलेक्ट्रिक बिल आएगा 500, इन जनरल बता रहे हैं एज एग्जाम्पल, और गैस का बिल आएगा 600। बहुत आपको दिसंबर हुआ तो 700 आएगा, इससे ज्यादा 700 से ज्यादा नहीं है। बट आज बिल्कुल चेंज है। आज छोटे 40 कवर के रेस्टोरेंट का इलेक्ट्रिक का बिल 1500 है, और 1500 लगभग गैस का आता है। बहुत ज्यादा टफ है, अपॉर्चुनिटीज है, मैं बता रहा हूँ, स्टिल बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन बहुत टफ भी है। तो मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। मेहनत पहले ज्यादा करते थे, अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने लिए प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो गया है। तो ये जो आयरिश एसोसिएशन ऑफ आयरिश रेस्टोरेंट एसोसिएशन, आप उसका पार्ट हैं क्या? कुछ उसका कुछ 3000 मेंबर्स हैं उसके। तो इनका क्या टेक है इस पर? इनका टेक यही है कि ये सब एक बड़ी गवर्नमेंट से बंधे हुए हैं। ठीक है, ये प्रपोजल को ले जाते हैं, बात करते हैं उनसे, लेकिन कुछ जैसे अभी हो रहा है कि 13% वैट पे फिर वापस 9% पे वैट लेके आएंगे, लेकिन अब जब हो जाए, जब ही हो जाए, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बंद हुए। दुख की जो सबसे ज्यादा दुख होता है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बहुत बंद हुए, वो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ स्टाफ का एक वेजेस बहुत बड़ा चीज है। आप स्टाफ का वेजेस भी हाई है, सामान के भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, 300% बढ़ना। लेकिन आप मेन्यू में कम से आप बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो 20% बढ़ा सकते हैं मेन्यू की प्राइस। एग्जांपल के तौर पे अगर हम 10 यूरो में अगर कोई करी बेच रहे हैं प्राइस के साथ टेक अवे में, तो मैं बहुत से 11 यूरो कर दूंगा। नहीं, ये तो फैक्ट है, क्योंकि मैं इस चीज को 20 यूरो नहीं कर मैं सकता। कोविड के पहले जो करीज वगैरह इनके रेट 9.99 समथिंग ऐसा होता था, आज ज्यादा से ज्यादा 13, 14, 15 यूरो हुआ है ना। लेकिन जो आप बोल रहे हो जो इंग्रेडिएंट्स है वो 300% बढ़ गया। तो मतलब आपका जो इट्स अ बिट ऑफ स्ट्रगल है। इसको ये कि प्रॉफिट मार्जिन है अभी तो खत्म हो गया। आप अपने ब्रांड को लेके चल रहे हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि आप धीरे धीरे करते करते, मुझे जो लगता है कि ऐसे बहुत सिचुएशंस आए हैं पहले, बहुत आए हैं, हम सबको यही बोलते हैं। स्टाफ से भी बात होती है या किसी से भी बात होती है, इंडस्ट्री के मेरे बहुत दोस्त हैं जो काफी रेस्टोरेंट वाले फ्रेंड्स हैं, तो लोग से बात होती है, तो मैं सबको यही बोलता हूँ, वो लोग भी हम लोग जब भी मिलते हैं तो एक ही बात करते हैं कि ठीक है, ये भी एक दौर है।
ये भी वो चला जाएगा। सही बात है, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और थोड़ा पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस चाहिए, ठीक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो इस इन्फ्लेशन की मार से इस टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल से गुजर रही है। अब इसमें जो ये तो मतलब इस तरीके का हो गया। अब अगर जो नए लोग आज की डेट में अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं जो है रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपको उसके लिए क्या एडवाइस होगी? मैं उनको सबसे अच्छी एडवाइस ये करना चाहता हूँ, अभी बहुत लोग नए लोग हैं जो नए शेफ्स हैं जो हमारी तरह हैं कि चलो 10 साल काम कर लिए, अब अपना कुछ करना चाहते हैं, आई विश उनको करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा कि आप इस जगह को ढूंढें, कि जगह अच्छा होना चाहिए और पासिंग ट्रेड होना चाहिए। और अगर आप किसी काउंटी में हैं तो काउंटी में कम से कम 4000 से ऊपर लोग हैं, 4000 नंबर से कम तब आप टेक अवे भी चला पाएंगे। क्योंकि आप ये मत सोचो कि आप ही वहां टेक अवे करोगे। आप पिज्जा भी है वहां, चाइनीज भी है, एशियंस बहुत सारे एशियंस करी आ गए हैं, ठीक है, थाई है, बहुत सारे फूड है। अच्छा, सबसे अच्छा ये लोग सारे फूड को ट्राई करते हैं। मेरे बहुत ऐसे कस्टमर है जो 1-2 दिन इंडियन खाते हैं तो एक दिन बोले, हम कभी फोन करते हैं कि तुम्हारा ऑर्डर लास्ट वीक, नो आई ऑर्डर थाई और या समथिंग, तो ठीक है वो करते हैं। तो ये एक चीज है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि बिजनेस जब भी आप करते हैं तो आप हमेशा कोई भी काउंटी में जाए तो कम से कम 4000 वहां का कम से कम पॉपुलेशन हो। ज्यादातर जो काउंटी साइड रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, मैं उस पर रिसर्च किया, काफी रिसर्च किया क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो मैं देखा कि वहां तो 2000 लोग थे, कैसे सरवाइव कर पाएगा। पहले वाले बिल में वो सरवाइव शायद कर सकता था, अब नहीं कर पाएगा। अब नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए कम से कम उसको 4 से 5000 उस जगह का पॉपुलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई भी खाना हो वहां, जितने भी रेस्टोरेंट हो, जितने भी टेक अवे हो, और हम तो अब यही बोलेंगे कि आइलैंड में टेक अवे का बिजनेस रेस्टोरेंट से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बहुत स्ट्रांग हो गया। क्योंकि पहले मैं देखता था कि जो टेक अवे करते थे वो टेक अवे करता, एक ऐसा एक फीलिंग था, टेक अवे क्या इज नॉट रेस्टोरेंट, इज टेक अवे। बट अभी हम देखते हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जितना कस्टमर को खिलाया हूँ उतना मेरा टेक अवे भी गया। जितना मैं टेबल किया आपको टेक अवे में किया। बहुत बढ़िया। तो टेक अवे का स्कोप बहुत ज्यादा आइलैंड में, बहुत ज्यादा है टेक अवे का स्कोप। अब इसको मैं टॉक को थोड़ा सा एक और तरफ से मोड़ता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ इंडियन फूड है, इंडियन फूड में जो स्पाइसेस का यूज़ होता है, हर स्पाइस अपने आप में एक मेडिसिन है, क्योंकि उसका ओरिजिन दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में उसका हुआ। लोगों में थोड़ा सा एक ये अवेयरनेस नहीं है। मैं अपने लोगों को भी बताता हूँ कि जब आप हमारे फूड को चाइनीज़ फूड से कंपेयर करते हैं या किसी और फूड से, उसमें MSG टाइप के केमिकल का यूज़ होता है। इंडियन फूड में कोई केमिकल नहीं बल्कि दवाइयाँ मिलती है। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके मुझे बताइए। तो मैं एक सिंपल भाषा में एकदम, जो मुझे कोई भी बोला तो मैं एक ही चीज जानता हूँ इस चीज को, कि हमारा जो इंडियन फूड है उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है। हम लोग क्या यूज करते हैं, घी जो हम लोग खाने में यूज करते थे। हमारा जो फ्राइंग है वो बहुत नहीं के बराबर है। हमारा जो भी खाना है वो दमकुक है, स्टीमिंग है। ये तो सारा हेल्दी फूड है। हम डाल रहे हैं टमाटर खाना में, जो आपके पेट के लिए अच्छा है। हम मशरूम डाल रहे हैं। हम जो ऐसे ऐसे चीजों को डाल रहे हैं खाने में, वो जितना भी चीज है, अदरक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, कार्डमम डालते हैं, डिफरेंट टाइप के, जायफल है, जावित्री है, ये सब मसाले तो एक से एक मसाले हैं। और ये सारे इनका, बल्कि ये तो अजवाइन है, कैरम सीड है, ये सब चीजें तो इंडिविजुअल लोग, हम अपनी पर्सनल लाइफ में इनको एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं। एक छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आजकल ये जो सुपर वैल्यू में भी आप जाओगे, अब मिलने लग गया है जिंजर की शॉट। बिल्कुल, जिंजर शॉट, छोटा जिंजर शॉट, मैं कह रहा हूँ जिंजर शॉट बिकने लग गया है। मैं जब आया था, मैं 7 की बात कर रहा हूँ, तो टेस्को में जो स्पाइस का जो रैक होता था, मुझे याद है कि वहां सिर्फ 2 या 4 कोरिएंडर, क्यूमिन और टर्मरिक, सॉल्ट, पेपर, यही 2-4 चीज मिलता था 10 से 12 साल पहले। आज लिडिल जाइए, ये जितने भी सुपर मार्केट हैं, सुपर वैल्यू हो, जितने भी है, अलग से एक बड़ा सा रैक बना हुआ है, हर जगह हो गया इंडियन करेगा। बिल्कुल, छोटे से जगह में राइस हुआ करता था। अब राइस का एक अलग से सेक्शन है, बासमती राइस,
तो ये जितने तरह के राइस उसमें टाइप ऑफ राइस वहाँ है। ये बहुत अच्छा, मतलब एक आयरलैंड में एक ऐसा, अब क्योंकि वो मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि हमारा एक वीडियो है आयरिश सेंसस पे, हमने पूरी रिसर्च करी, तो उसके बेसिस पे हमारा जो क्रिटिकल मास है, स्पेशली अगर इसको पूरा इंडियन ही नहीं एशियन बोले तो 100,000 प्लस पहुंच चुका है। तो ये क्रिटिकल मास को क्रॉस कर चुका है, तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आ चुकी है। तो एक हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो रही है इस फील्ड की, ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। तो मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि इंडियन फूड एक हेल्दी फूड है, बहुत हेल्दी फूड इसको बहुत, अगर आप हर इंग्रेडिएंट को प्रॉपर तरीके से यूज करो तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन यू आर टेकिंग। अब तो बेसिकली हम तो मेडिसिन से खाना बना रहे हैं, देखा जाए हाँ। जो भी चीज है। अब जीरा जो क्रैकल करते हैं, आज एक जो सिंपल से जो हम लोग जीरा भून के, जैसे हम योगर्ट का रायता बनाए, हाँ, तो हम लोग जीरा ऊपर से डालते हैं, तो इसका लोग समझते नहीं। योगर्ट में आप जैसे भुना हुआ जीरा डालेंगे ना, तो उसका जो फैट का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। क्या बात। और आप फुल फैट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप जीरा का पानी जब पीते हैं तो लोग जीरा पानी पियो, उससे फैट कम हो जाएगा। सवेरे आप रात को सोक करो, हाँ, उसके बाद मॉर्निंग में उसका पानी पी लो, दिन में उस जीरा को चबा लो या फिर खाने में यूज कर लो। तो हम तो बहुत साल पहले रायता बना रहे थे, उसको रोस्ट करके कब से है, कब से है। तो फुल, अब यहाँ लोग बोलते हैं फुल फैट, लो फैट। हम लो फैट, तो मैं पूरे अपने जितना दिन मैं अपने अभी भी उसी रूटीन में हूँ। मैं तो कभी भी पनीर बंद नहीं किया, मैं कभी भी दही बंद नहीं किया, मैं कभी नहीं बंद किया, सब फुल फैट। लेकिन हमको पता है उसके साथ क्या खाना है। हाँ, नहीं ये बहुत अच्छा, इतना वो हुआ। एक और सेगमेंट की मैं बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारा इंडियन रेस्टोरेंट्स तो हैं, लेकिन कई ऐसे लोग बाकी भी हैं जो इंडियन नाम को यूज़ करके, इंडियन जिसमें हमारे पाकिस्तानी लोग भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, नेपाली भी हैं। ये एक पूरा, मैं जिसको अखंड भारत कहता हूँ, जो हमारा 1947 से पहले का जो भारत था उसकी जो पूरी पॉपुलेशन वो है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जब आप इंडियन रेस्टोरेंट्स को ये देखते हैं, इस पूरे सेगमेंट को, इसमें कितना पाकिस्तानी है, कितना इंडियन है, कितना बांग्लादेशी है, कितना श्रीलंकन है, कुछ आपको कुछ आइडिया है इसका? हाँ, है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है इस बारे में, लेकिन ये है कि अब आज का जो रेशियो है 50% का है। अच्छा, 50% का है। 50% इंडियंस अगर 50% है तो उसमें 50 बांग्लादेशी और नेपाली, पाकिस्तानी, हाँ। ये लोग भी बहुत लोग आ गए हैं अभी इसमें, बहुत लोग आ गए हैं, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। हाँ। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है जो मैं डिस्कस करता हूँ सबसे, आपसे बता रहा हूँ कि आप कभी कभी आप इंडियन स्टोर लिख देते हैं, हाँ, और आप जब खाना दे रहे हैं, जो आपकी बात झालफ्रेजी की बात पहले किया, फिर भुना का बात किया, वो ब्रांड को खराब करते हैं। अब भुना तो हमने इंडिया में, अब मैं 7 स्टार हूँ, बैकग्राउंड से आया हूँ, मुझे भुना सुना ही नहीं था। तो भुना तो एक कुकिंग मेथड था, भूनना, जैसे कुकिंग मेथड है, बॉइलिंग है, स्टीमिंग है, पोचिंग है, ये तो एक मेथड है। अब भुना को लोग ने डिश बना दिया। अब ये बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट में भुना नहीं होता, बट यहाँ हम लोग के मेन्यू इसलिए रखना पड़ता है कि नहीं, मुझे भुना चाहिए। तो ठीक है, थोड़े से है प्रॉब्लम्स हुए हैं इंडस्ट्री में, बहुत चेंजेस हुए हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर को कभी कभी, जैसे कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कि विंडालू, जो हम पहले बात किया, बहुत स्पाइसी था। तो विंडालू बहुत स्पाइसी क्यों होगा? स्पाइस होगा। और कुछ लोगों को नहीं पता है कि स्पाइस और स्पाइसी में अंतर है। स्पाइस तो बहुत मेडिसिन चीज है, सही बात। स्पाइस तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो अब ये जो लास्ट के सेगमेंट में आना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक इंडियन, जहाँ, क्योंकि देखो आप एक नॉर्मल शेफ नहीं हो, आप एक क्वालिफाइड शेफ हो जो पैशन रखता है फूड के लिए। तो एक मुझे लगता है कि इस पैशन के साथ एक अवेयरनेस, जो सोसाइटी, जो आयरिश सोसाइटी, जिसको इंडियन फूड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। मैंने देखा था कुछ दिन पहले एम्बेसी में आप गए थे, वहाँ पर जो है आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। तो इस फील्ड में कि क्या हम अपनी जो पॉपुलेशंस को इस तरीके के एग्जीबिशन, शोज के द्वारा जो इंडियन फूड की जो हिस्ट्री है, पूरे वैदिक सनातन धर्म से निकली हुई हिस्ट्री, उसकी पूरी बातें बताना, कैसे इस फूड का आया है, और उसके बारे में बताना, शोकेस करना, इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपकी इंडस्ट्री में क्या इस तरीके की बातें होती कि हमको इस तरीके का भी कुछ करना चाहिए, अब लोगों को अवेयर करना चाहिए, रियलिटी, रियल फूड क्या है इंडियन? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बात किया आपने। इसमें ना जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो मेन्यू बनाते हैं,
हाँ, और व्यवसायिक जो भी बनाते हैं, आप उस पे एक पूरा डिटेल डालें, हिस्ट्री लिखें, हिस्ट्री डालें। हिस्ट्री। अब जैसे सिंपल सा चीज है, ये हल्दी मेरी वाइफ का नाम दिया हाँ, हुआ है कि हल्दी रखते हैं नाम को, ये, ठीक है। तो अब जितने भी, अब मैं चाहता तो इसमें टर्मरिक लिख सकता था, हाँ, लेकिन मैं इसको लोग हर बार पूछते हैं और हर बार मैं उतना ही खुशी से बताता हूँ एक्सप्लेन करते क्या हैं क्या है, क्या है क्या है। तो आप कोई भी चीज है उसको, अब मुझे लगता है कि लोगों को, जैसे आप कहीं काम करते हैं, आपके हाँ, साथ बहुत आयरिश लोग हैं, हाँ, आप उसको वहां बताइए कि आपका फूड क्या है। नो मैटर कि आप फूड इंडस्ट्री से नहीं है, आप रेस्टोरेंट हाँ, इंडस्ट्री से, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे धर्म जो चीज है, हाँ, जो आपको सबको बताना पड़ता है, हमको हाँ, सब पता होता है, लेकिन हाँ, आपको आज बच्चों को बताना होता है बताना पड़ता है। कि नहीं, आप ऐसे करो, आप पूजा करो, आप हाँ, ऐसे बैठो, कोई आता है तो उसको नमस्ते करना नमस्ते है, करो, सही, उनके चरण चरण स्पर्श स्पर्श करना करना है। सेम। तो ये तो सेम चीजें नहीं कि आपके घर में होगा, मेरे घर हाँ, में नहीं होगा, हाँ, वही फूड है। हाँ, फूड के प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है बहुत कि जरूरी। हमारा रीजन बहुत बड़ा है। हम्म, हमारे हर एक एक किलोमीटर पे आवाज चेंज हो जाते हैं, भाषाएं चेंज हो जाते हाँ, हैं, खाना चेंज हो जाता खाना है, चेंज हो, पानी का स्वाद चेंज हो जाता है, चार बोलते हैं हर 40 के उसमें पानी चेंज पानी होता है, चेंज हो पानी जाता है। चेंज हो तो जाता है, ये वाणी चेंज हमारा हो जाती है। एज ए इंडियन सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ, कि मैं अपने फूड को प्रमोट करूं प्रमोट करूं। और रियल फूड को प्रेजेंट करूं। मैं इसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हृदय से इस बात का शुक्रिया करता हूँ, जो हमारा स्वामीनारायण सेक्ट है। ये लोग जब अपना जो अन्नकूट करते हैं, आप इनके अन्नकूट को आप जाके देखो, माय गुडनेस, मैं मतलब दंडवत प्रणाम करता हूँ इनको। 256 भोग सामने, 256 टाइप की डिशेस सामने लगा के रखते हैं भगवान स्वामीनारायण के नीचे, पूरा स्टेयर बनाते हैं एकदम। अच्छा, एक बार मैं गया तो उन्होंने 500 प्लस लगाया था। तो वहाँ पर जो आयरिश एक टीडी आ रखे थे और एक जो है काउंसलर थे, वो सब आए। तो वो ऐसी मेरी बात पे पूछने लगे, यार ये सब क्या फूड है, ये सब एक, मैंने बोला उनको, एवरी सिंगल चीज जो यहाँ रखी है इट्स डिफरेंट देन अदर। वो उनको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। बोला हाउ इज इट पॉसिबल, इतना ज्यादा वैरायटी। मैंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारे तुम इतनी डिशेस तो हमारा एक स्टेट में भी 1000 डिश होंगे, और ऐसे 29 स्टेट है हमारे, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिशेस। तो मार्क ट्वेन का मुझे एक बहुत बढ़िया जो कोट याद आता है कि मार्क ट्वेन जो अमेरिकन फिलोसोफर है, उन्होंने हमको सबसे बेहतरीन जो प्रेज दिया है फिलोसोफर ने, वो उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला कि इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, और जो पूरी जो सिविलाइजेशन और क्रेडल ऑफ ऑल नॉलेज, जितना जो नॉलेज है, ह्यूमन माइंड कैन नॉट इवन इमेजिन इवन टुडे, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें इंडियंस ने मास्टरी हासिल नहीं करी। और ये जो आज का सेगमेंट मेरा जो लोगों को बाहर लाने का ये था कि मनीष भाई जो एक ऐसे पैशनेट हैं फूड के, इनसे ये जो बात मुझे जो लोगों को ये बताना था कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये उसकी ड्यूटी है, उसका जो आर्ट है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो पैशन के साथ। तो आप कभी भी अगर आप जब पैशन के साथ लोगों को बता रहे हो ना, एक तरह से आप अपनी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ लास्ट वर्ड आपके बिफोर वी क्लोज टुडेज टॉक। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे। आपका भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जहां है, हाँ, और अपने धर्म के बारे में और अपने फूड के बारे में अपने आने वाले जनरेशन को इतना बताएं तो ये ना अपने क्वेश्चन करे कि पापा चिकन टिक्का मसाला मीठा होता है क्या। हाँ, 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 हाँ। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, कि आरिश को तो हम बता रहे हैं, हाँ, लेकिन अपने घर में ही, हाँ, बहुत जरूरी। जैसे मैं अपने कुछ भी नया डिश इनोवेशन बनाता हूँ, हाँ, या लगता है आज कुछ नया बनाता हूँ, तो अपने दोनों बच्चों से टेस्ट कराता हूँ। क्या बात, बोले पापा ये बहुत अच्छा है, हाँ, इसमें ये होना चाहिए। इसलिए नहीं पूछता हूँ कि उनको मुझे शेफ बनाना है, मैं इसलिए पूछता हूँ कि इनको पता चले कि हर चीज का एक अलग टेस्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया मुझे आज की स्टॉक में, और जो हमारे 206 रेस्टोरेंट्स हैं, और जो हमारे मनीष भाई से पहले जो यहाँ पर जो हमारे रेस्टोरेंट के शेफ्स आए हैं, मैं और मनीष भाई हम दोनों एक, मैं तो स्पेसिफिकली अपने जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उनके लिए एक दिल में ऐसी रिस्पेक्ट रखता हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे मेरे जैसे लोग अपने फैमिली के साथ
आप कहते हैं हम बाहर चलते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, शाम को खाना खाने इस टेबल पे आके बैठते हैं, ऐसे में आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके हमको सर्व कर रहे होते हैं। ये सेक्रीफाइस जो होता है, इसका मॉनिटरी उसमें कोई आप कंपनसेट कर ही नहीं सकते हो। नहीं, इसका एक अलग आनंद है इसका। वो आप जैसे लोग उसको आनंद की तरह लेते हैं, एंजॉय करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज कॉल्ड पैशन। मैं ऐसे जाऊंगा तो एक लोगों से मिलूंगा, ऐसे हम 100 लोगों से रोज मिलते हैं। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले टाइम में हम जो हमारे पुराने और भी लोग हैं जिनका हमने नाम यहाँ पे लिया था, उनके लिए इनॉर्मस रिस्पेक्ट है। उन्होंने इंडियन फूड इंडस्ट्री को आयरलैंड में आज एक ऐसे मुकाम पे लेके आया है कि जहाँ पर आयरिश लोगों को इंडियन फूड का एक टेस्ट डेवलप हुआ है। तो मनीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली बार फिर किसी और टॉपिक पे इसी से रिलेटेड आगे और बात को बढ़ाएंगे। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच।